हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग रीतिकाल से संबंधित चर्चा करते। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तीसरा काल है वो है रीतिकाल, जो इस सेमेस्टर में हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। सो रीतिकाल से संबंधित रीति की परिभाषा, रीति का महत्व, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम लोग रीतिकाल के प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवृत्तियाँ विशेषता, प्रवृत्तियाँ मतलब कुछ और बल्कि विशेषता होती है। सो हर एक काल से संबंधित विशेषता होती है। इसी प्रकार यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में इतिहासकार ने हमको समझाने की चेष्टा की है। उसी के बारे में एक छोटा सा अंश हम लोग आज चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, रीतिकाल के संबंधित विशेषता है। स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्र। रीतिकाल की विशेषता में या प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है स्वच्छंद स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार रहा है। उन्हें रीतिबद्ध कवियों के समान बंदी बंधाई परिपाटी पर प्रेम का चित्रण करना अभीष्ट नहीं था। उसमें भाव प्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति है। उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं और न ही कहीं कोई दुराव और छिपाव है। गणानंद के शब्दों में अति शुद्ध और स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सया नप भाग नहीं। वह प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है। उनका प्रेम एकनिष्ठ है। इसमें लोक अपवाद की तनिक भी चिंता दर्शित नहीं होती। स्वच्छंद फ्री बर्ड। कभी कभार हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, बट फोर्सफुली वी यूज्ड टू डू दैट। सॉरी टू से, इनफैक्ट इट इज ए बिग एंड न्यू फैक्ट। कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों के, माता पिता या फिर समाज के या फिर जो आपके मित्र है या रिश्तेदार है या परिचित है, वो लोग क्या सोचेंगे, सब क्या समझेंगे, इस कारण से भी बहुत सारे कार्य हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीतिबद्ध जो कवि है, जो रीतिबद्ध कवियों के समान जो है ना, बंदी बंधाई काव्य को या फिर प्रेम का चित्रण करना बहुत सारे कवियों को अभीष्ट नहीं था, ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि रीतिकाल के मैक्सिमम सारे कवि राजाशित कवि रहे हैं, राजा के आश्रय में रहने वाले हैं। राजा जिस तरह कहता था उसी प्रकार से काव्य की रचना करने वाले, या फिर राजा महाराजा या सुल्तान बादशाह शहंशाह जो भी था, सो उनके गुणगान करने वाले कवि लगे हैं। क्योंकि अब मैं अपने पिताजी के आश्रम में रहता हूँ तो पिताजी के बारे में या फिर उनकी प्रशंसा के तारीफ के पुल बांधना मेरा परम कर्तव्य है, धर्म भी है, क्योंकि मैं उनका नमक खा रहा हूँ ओपनली। ओके, सो जब एक पिता के छत्र छाया में एक पुत्र रहता है तो एक राजा के छत्र छाया में एक कवि रहता है, तो क्या उसका कर्तव्य नहीं होता? क्या वो राजा के नियमों के अनुसार या राजा की शर्तों के अनुसार क्या काव्यों की रचना नहीं करता? या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप स्वयं एक बार सोच सकते हैं।
तो जो रीतिबद्ध जो कवि हुए ना, वो मैक्सिमम बंदी बंदाई प्रेम के चित्रण को अपनाने की कोशिश की है, क्योंकि दे हैव सम लिमिटेशंस। जो रीतिबद्ध कवि हुए ना, तो वो एक सर्टन मेजर्स में ही प्रेम का चित्रण करने का लिए बाध्य हुए थे। कुछ और लिखने के लिए चाहे उनके मन से कोई इच्छा भी हो, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन है, उनकी जो दायरा है, कभी उसको अलो नहीं किया था, नेवर। तो उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं और ना ही कोई दुराव और छिपाव है, गरान के शब्दों में। तो यहाँ पर स्वच्छता की अनुभूति रही है, फ्रीडम। कुछ कवियों को फ्रीडम मिला है और कुछ कवि नहीं। जैसे कि इससे पहले भी कहा था कि कुछ कवि लोग कार्य करते थे तो अपने राजा महाराजा या फिर बादशाहों को खुश करने के लिए लिखते थे। कुछ ऐसे थे कि अपने प्रभु, अपने मालिक, अपने ईश्वर जिनको भी वो मानते हैं उनको खुश करने के लिए लिखने वाले भी थे। कुछ ऐसे थे, इन दोनों के लिए नहीं, वो अपने सुख के लिए जीने वाले थे, तो वो थे स्वच्छंद, फ्री बर्ड। जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि कुछ लोग काम करते हैं अपने घर परिवार वालों के लिए, कुछ लोग काम करते हैं समाज के लिए और कुछ लोग काम करते हैं अपने आप के लिए। दे डोंट केयर एनीवन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जो स्वच्छंद प्रेम के चित्रण को अपनाया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अनुभूति किया है उसी का चित्रण करने के लिए वो आगे आए थे, ना ही किसी राजा महाराजा को और ना ही किसी एक अनजान अज्ञात सत्ता को खुश करने के लिए। तो यहाँ पर स्वच्छंद संयम प्रेम का चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। वो किसी भी प्रकार की कोई भी लोभ में, लालच में ना पड़े। वे केवल लिखे अपने आप के लिए, अपने सुख के लिए और अपनी खुशी के लिए लिखे। सो अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नीकू सनप भाप नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अति किसी के बारे में करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर सच्चाई कम होती है और ढकोसलापन और एक प्रकार का दिखावा ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग अति, ओवर, अतिशयोक्ति कहते हैं हिंदी में। अब हम लोग कभी कभी आम भाषा में कहते हैं बस लोग बहुत हो गया है, ओवर हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो जब ये कुछ राजा लोगों की प्रशंसा करने के लिए जब ये लिखते थे तो कभी कभी अति कर देते थे। जब अति हो जाता है ना, तो उसमें जो वास्तविकता है उसका लुलुकता होती है, मतलब इट्स बिकम डिसअपियर, गायब हो जाती है। सो जब अति शोधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नीकू सयानप भाप नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जब अति हम लोग प्रयोग करते हैं तो अपने आप जो सच्चाई है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो झूठ है उसको प्रदर्शित करने के बारे में कभी कभी हम लोग, जैसे कि वी यूज्ड टू वॉच हिंदी मूवीज़ में कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार की दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक मैं बताऊँगा, शायद मतलब अति क्या होता है वो समझाने के लिए। हाँ, जैसे कि विलन किसी बिल्डिंग के नीचे से गाड़ी में जा नहीं रहा बल्कि भाग रहा है और हीरो ऊपर से दिखता है। एक्चुअली पहले हीरो आता है जिस बिल्डिंग में विलन छुपा हुआ है उसको ढूंढते हुए, लेकिन ये उनको चकमा देकर विलन ऊपर से नीचे आ जाता है और विलन हीरो ऊपर ही रहता है। तो हीरो उस समय वो 7वीं 10वीं या 12वीं मंजिल से छलांग मारता है या फिर नीचे धड़ आ जाता है और वहाँ पर जो भी गाड़ी है, बाइक है या घोड़ा है पता नहीं, गाड़ी है तो भी उसके साथ की लगी रहती है या फिर बाइक है तो भी पेट्रोल शायद भरा हुआ रहेगा, टंकी पूरा। हाँ, तो वो आ जाते हैं, धड़ शुरू आ जाते हैं और कभी कभी ऊपर से छलांग मारते हैं, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप कहने शायद उचित नहीं होगा, हाई जंप। हाँ, 6वीं 8वीं 10वीं मंजिल से छलांग मारते हैं फिर भागते हैं। बचपन में जब हम लोग मूवी देखते थे तो अब क्या करें, थोड़ा बहुत उस ज़माने में हो या इस ज़माने में हो, ये जो टीवी है या एंटरटेनमेंट है उसका प्रभाव तो हर किसी के ऊपर तो होता ही है। जब मैं 7वीं 8वीं
शायद कक्षा नहीं, नो क्लास नहीं, 8-10 साल का था। तो मैंने जो है अपनी छत के ऊपर से छलांग मारा। अच्छा हुआ था, नीचे रेत था, सिर्फ पाँव में मोच आई है। 2 दिन तक बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद शायद माँ ने क्या कर दिया है या फिर कौन से डॉक्टर की दवा लगाई, ये तो याद नहीं है, लेकिन छलांग लगाया था। दैट वॉज आई वॉज श्योर, क्योंकि आई डू इमेजिन मैं भी हीरो हूँ, मैं भी स्पाइडरमैन, मैं भी सुपरमैन, मैं भी हीलमैन, अब पता नहीं कौन से मैन है, जबकि मैं बॉय था। 8-10 साल मतलब बॉय हुआ ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग अति को देखने के मिल जाता है। इज इट पॉसिबल? अब मैं एक मंजिल से ही मतलब फर्स्ट फ्लोर से छलांग मारा तो उठ नहीं पाया, तो 8वीं-10वीं मंजिल से वो जो कूदता है वो भी तो इंसान है क्या? उसके पाँव में स्प्रिंग लगे हुए क्या? हाउ इट कुड बी पॉसिबल? अति। हाँ, हीरो को कभी कभी 5-6 गोली लग जाती है, फिर भी उठता है, फिर भी विलन को मार देता है, और विलन को 1 गोली लगती है मर जाता है। वो चीज़ ज़्यादा है कि नहीं? हाँ, इतना नहीं, कभी कभी हीरो को 5-6 गोली लग जाती है, वो तेज़ हाथ में जाता है, रेड लाइट बत्ती ऑन आती है, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ऑफ होता है, डॉक्टर भी कहता है नीड नॉट टू वरी, वो बच गए है, जबकि विलन को 1-2 गोली लगती है, वो मर जाता है। मैं आज तक इसका कारण नहीं समझ पाया। इतना क्यों? कभी कभी वो है फिल्मों में हम लोग वो चाय का डिश देखते हैं, जिसमें कप में प्याले में चाय होता है, वो एक बार मुँह से लगाता है और रख देता है। क्या एक सिप में ही पूरी कप प्याला चाय पी लेंगे? इज इट पॉसिबल? वाटी ने तो क्या है, क्या उस कप में चाय क्या पानी भी होता है क्या, ये सोचने के लिए मजबूर आता है। लेकिन हम लोग इस प्रकार नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना, हीरो को अगर दर्द होता है तो ऐसा कहे कि हमें दर्द हो रहा है, विलन को दर्द हो रहा है तो ऐसा कहे कि हम हीरो है, उसकी धुलाई हम लोग कर रहे हैं। ये भी तो अति है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर अपने आप को सोच लेते हैं। दैट इज आल्सो अति। थोड़ा रखना मति, वरना क्या हो जाएगी आपकी गति। बस आगे नहीं बढ़ूंगा, ये ती में ता में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्रण होता था रीतिकाल के काव्य में, और कुछ कवि लोग जो है बंदी बनाई प्रेम का चित्रण करते थे, और बहुत सारे लोग स्वच्छंद प्रेम के बारे में वर्णन करते थे। दूसरा है श्रृंगार के संयोग तथा वियोग की अभिव्यक्ति। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का श्रृंगार के 2 पक्षों का वर्णन। यहाँ पर श्रृंगार के 2 पक्षों से एक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं श्रृंगार के 2 पक्षों के बारे में वर्णन होता था। एक है संयोग और दूसरा है वियोग। संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना, जैसे कि हम लोग किसी भी कहानी में हो, किसी भी काल में हो, या फिर किसी भी मूवी में हो, हीरो हीरोइन मिलते हैं, संयोग है। किसी भी कहानी में, किसी भी काल में नायक नायिका हीरो हीरोइन अलग हो जाते हैं, तो वियोग है। तो इस काल के काव्यों में श्रृंगार के ये जो 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग, इनका भरपूर मात्रा में जो है ना वर्णन किया गया है। केवल संयोग ही नहीं, केवल मिलाप ही नहीं, बल्कि जो बिछड़ने की जो स्थिति है उसके बारे में भी वर्णन हमको दिखाई देता है। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, किंतु इनमें वियोग की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। वियोग की पीड़ा तथा व्याकुलता उनके भावपूर्ण हृदय को सदा द्रवित करती रही है। इन कवियों में प्रेम की अमिट पीड़ है। पीड़ मतलब पीड़ा। विरह प्रेम की परीक्षा है। जिस प्रकार
कुंदन अग्नि में तपकर अधिक निकल उठता है, उसी प्रकार वियोग दशा में प्रेम अधिक प्रगाढ़ होता है। चातक है रावरो अनोखो मोही अवरो सुजान रूप बावरो बदन दर्शाय हो, बिरह नसाय दया ही मैं बसाई आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। ये हाउ हाउ ज्यादा हो गया है, हाउ। इन कवियों में प्रेम की अनन्यता है, बतलाता हूँ, प्रेम की अनन्यता है। वस्तुतः ये कवि प्रेम और सौंदर्य के सच्चे पारखी है। तो फर्स्ट मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ये जो श्रृंगार है उसके जो दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों के बारे में इस काल के काव्य में अभिव्यक्ति हुआ है, वर्णन हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संयोग की अपेक्षा वियोग के बारे में अधिक लिखने का प्रयास किया है इस काल के कवियों ने। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब हम लोग संयोग पक्ष में होते हैं ना, तो प्रेम की महिमा को, प्रेम के जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, उसको जान नहीं पाते हैं। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्रेम कहते हैं, मैं कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं होते ना, देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं मिलता है, देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, हंग्रीनेस। मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत बार मैंने पानी को वेस्ट किया है, आज मुझे प्यास लग रही है, 2 बूंद पानी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं कहकर मैं अपने आप से कहता हूँ। लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, उस समय आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। क्यों? प्यास लगी है जोर की। इसी प्रकार जब प्रियतमा या प्रिय हमारे साथ होते हैं तो प्रेम का जो महत्ता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जब वो हमसे दूर होते हैं, जब वो हमसे गुजरते हैं, जब वो हमसे अलगाव हो जाते हैं, when they become separate from us, then we realize the importance of love। उस समय जो है ना, प्रेम का जो हाई पीक है, जब हम लोग पीड़ा में होते हैं, जब हम लोग उससे दूर होते हैं, तभी इसकी इम्पोर्टेंस को हम लोग समझ पाते हैं। यहाँ पर भी श्रृंगार में संयोग से अधिक जो वियोग में होते हैं ना, दैट ओनली। इसलिए यहाँ इस काल के जो अधिकांश कवि हुए हैं ना, वो संयोग की अपेक्षा वियोग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस डाला है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वियोग की जो पीड़ा है तथा व्याकुलता है, उनके भावपूर्ण हृदय को सदा द्रवित करती है। क्योंकि अब कोई प्रेम में होता है तो आंसू बहाता नहीं पता, लेकिन जब वो वियोग में होता है, मतलब सेपरेशन में होता है, तो आंसू बहाता है। कोई युवक युवती के लिए, कोई युवती किसी युवक के लिए, कोई नारी नर के लिए, कोई नर नारी के लिए। इन कवियों में प्रेम की अमिट पीर है, क्योंकि उनमें एक ऐसी दुखी भावना है प्रेम के प्रति जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते थे वियोग के माध्यम से। संयोग के बारे में लिखने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई भी कहानी को हम लोग उदाहरण के रूप में ले लेंगे, किसी भी कथा को, और प्रेम प्रसंग लिखना आरंभ कर देंगे। शायद उसमें इतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी वियोग के बारे में हम लोग जब लिखते हैं ना तब। क्योंकि हीरो हीरोइन का मिलना इट्स वेरी ओके। इतना क्यों, हम लोग जैसे कि कोई, मैं फिल्मों का एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेता हूँ, दे आर द पार्ट ऑफ लिटरेचर फर्स्ट, द फर्स्ट रीज़न। एंड द सेकंड रीज़न इज दैट कि आप लोग उस माध्यम को या उस परिस्थितियों को या उस भाषा को आसानी से समझते हैं। माई इंटेंशन इज नॉट दैट कि मैं किस भाषा का, किस माध्यम का, किन परिस्थितियों का
उदाहरण ले रहा हूँ, माई इंटेंशन इज दैट व्हाट आई एम टेलिंग इज इट रीचेबल टू यू और नॉट, क्या वो आपके पहुँचती है या नहीं। पहुँचती है तो मेरा ये जो कहना है वो पर्पस सर्व होगा, वरना ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जैसे मेरे सामने बहुत सारे खाली डेस्क बेंचेस पड़े हुए हैं या खाली कमरे हैं, हॉल से दीवार है, उनको मतलब समझाने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वियोग में होते हैं ना, जैसे कि हिंदी फिल्मों में बताया जाता है, नॉट ओनली हिंदी फिल्म, एनी फिल्म या तो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, वट एवर द लैंग्वेज, तो जो फिल्मों में भारतीय फिल्मों में जब दिखाते हैं तो जब वो संयोग में होते हैं तो हीरो हीरोइन कोई अच्छा युगल गीत गाते हैं, कोई प्रेमपूर्ण संगीत वाला गाना गाते हैं तो वो के, लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं ना तो उससे संबंधित साहित्य की रचना करना, उससे संबंधित जो पिक्चराइजेशन है करना, हम तो अगर वो अलग हो जाते हैं तो एक समुद्र के किनारे रहते हैं या फिर कभी कभी थार डेजर्ट में चले जाते हैं एकाएक अचानक, या फिर किसी पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, मतलब या फिर अब जब वो संयोग में होते हैं तो हरियाली होती है, जब अलग हो जाते हैं तो पतझड़ बताते हैं। कंपैरिजन देखिए, तुलना देखिए, मतलब यहाँ पर वियोग में ही प्रेम की अमिट पीर होता है, और विरह जो है ना प्रेम की परीक्षा की कसौटी होती है, क्योंकि विरह में ही वी रियलाइज दैट कि हाउ मच वी लव, यस हाउ मच वी लव। जब वो कोई भी वस्तु का, चाहे वो कोई, यहाँ पर तो श्रृंगार मतलब किसी व्यक्ति के बारे में मनुष्य संबंधित होगा, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी हो, जैसे कि मैंने कहा ना, धन हो, भोजन हो, कपड़े हो, व्हाटएवर, जो जिसके पास नहीं है वो उसके बारे में अधिक से अधिक सोचता है, वो भी विरह ही है। किसी के पास बाल नहीं है तो शायद वो बालों के बारे में सोचते होंगे, नहीं अभी थोड़े से है उसको सुरक्षित करने के, जो भी है जो उसके पास नहीं है वो उनकी चिंता करते हैं, वो विरह है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास नहीं है और उसके लिए वो दुख व्यक्त करते हैं, तो वो उनकी विरह वेदना है। तो जिस प्रकार आग में तपकर, चाहे वो कुंदन हो, सोना हो या फिर कोई भी मेटल है, जैसे कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, अपना शुद्ध रूप बताता है, इसी प्रकार विरह में तपकर ही एक मनुष्य के अंदर की जो प्रेम की भावना है ना, वो स्वच्छ मोती की तरह या स्वच्छ कुंदन की तरह या स्वच्छ सोने की तरह चमकता है। सो विरह के पीड़ा में जो, विरह की पीड़ा को जो भोगता है ना, वही प्रेम के अधिकारी होते हैं। बिना विरह के कोई भी प्रेम को प्राप्त नहीं किया। जैसे कि राधा जो है कृष्ण की विरह में रहती थी, जब वो कृष्ण को पाती है तो संसार के सारे सुखों को जो है वो भूल जाती है, क्योंकि उसके लिए ना के बराबर है, कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। वो है प्रेम की भावना, समर्पण की भावना। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर एक शब्द आया है कि इन कवियों में प्रेम की अनन्यता है। बिल्कुल यहाँ पर इस काल के कवियों के लिए प्रेम की अनन्यता है, मतलब प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम इज एवरीथिंग, लव इज एवरीथिंग। अब मैं लव इज गॉड या लव इज समथिंग, नो, लव इज एवरीथिंग, प्रेम ही सब कुछ है, क्योंकि उनके लिए प्रेम से बढ़कर कोई भी तत्व इस संसार में नहीं है, इसलिए प्रेम की ही गुणगान उन्होंने किया है। भक्ति का स्वरूप, थर्ड वन है। भक्ति का स्वरूप। इस काल के जो कवियों ने कृष्ण के सुंदर रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है। राधा कृष्ण के प्रेम पूर्ण लीलाओं की मनोहर और मार्मिक झांकियाँ इसमें प्रस्तुत की गई है। घनानंद के प्रेम का विस्तार प्रेमिका सुजान से सुजान कृष्ण तक हुआ है। कृष्ण के मिलन के लिए व्याकुल हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति घनानंद के काव्य में हुई है। विरह जरत जी जानी आनी प्राण प्यारे कृपानिधि आनंद को गन बरसाए हो। बिल्कुल, यहाँ पर इस काल के जो भी कवि हुए हैं उन्होंने अपने प्रेम के माध्यम से भक्ति को जो है ना
पुनरावर्तित करने का या फिर रिफ्लेक्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो प्रेम करता है उसी में ही भक्ति के लिए स्थान जगह होती है। The person who is not able to love other person, they never become devotee and they never done devotion। आपकी अपनी भाषा में कहता हूँ, अगर ग्रामेटिकल में कुछ मिस्टेक है तो एडजस्ट कर लीजिए। सो मतलब जिस व्यक्ति में प्रेम की भावना नहीं होती है तो वो भक्ति कैसे कर पाएगा, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? श्रद्धा और प्रेम, ये दोनों भावना है तो भक्ति का जन्म होता है। केवल श्रद्धा से या केवल प्रेम से ना कभी भक्ति हुई है ना होगा। जिसको आप लोग मानते हैं उसके प्रति श्रद्धा के साथ साथ प्रेम की भावना होनी चाहिए। जब आप लोग मंदिर चले जाते हैं केवल श्रद्धा होने से कुछ भी नहीं होगा। जिसको आप लोग मानते हैं उनके प्रति आपके मन में प्रेम की भावना भी होना चाहिए, तभी भक्ति जो है जन्म लेगा, अन्यथा वो भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर कुछ और होगा। कभी कभी हम लोग मंदिर चले जाते हैं, प्रेम करते अपने प्रभु से, प्रभु आप कितने अच्छे हैं, माँ आप कितनी अच्छी है, अल्लाह कितने अच्छे हैं, गॉड कितने अच्छे हैं। मे बी यू मे लव योर गॉड बट योर इंटरेस्ट ऑन योर न्यू चप्पल, न्यू सैंडल, तो आपकी भक्ति गया डॉट डॉट डॉट, समझ गए ना? तो मतलब श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, केवल प्रेम से नहीं होगा। लेकिन मुख्य रूप से जहाँ पर प्रेम का वास होता है वहीं पर भक्ति का जन्म होता है। जहाँ पर प्रेम नहीं वहाँ पर भक्ति न कभी हुई है न हो सकती है। इसलिए इस काल के जो भी कवि हुए हैं राधा कृष्ण के लीलाओं को ही मनोहर और मार्मिक रूप से चित्रित करने का पूरा प्रयास किया है। जैसे कि इस काल के कुछ कवियों में बिहारी है, घनानंद है, सूरदास है। तो यहाँ पर अब सूरदास भक्ति काल के है ही, लेकिन कुछ प्रभाव रीति काल के ऊपर भी दिखा देगा। लेकिन जैसे कहना चाहिए कि सूरदास का प्रभाव सीधा सीधा बिहारी के ऊपर दिखाई देगा। स्पेशली घनानंद है या फिर आलम है या दूसरे कवि हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से बिहारी के ऊपर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो इस काल के जो भी कवि हुए हैं राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं की मनोहर और मार्मिक झांकियाँ इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से संसार में जो प्रेम की जो महत्ता है, प्रेम का जो इम्पोर्टेंस है, उसे बतलाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाता है तो जिसको वो मानते हैं अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने मालिक, अपने जो भी इष्ट है, तो उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है तत्कालीन संस्कृति की झांकी। स्वच्छंद दृष्टि के कारण इस धारा के कवि देश के सांस्कृतिक बिंब को प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन का वैभवपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने अक्तीज, गणगौर, वट सावित्री, होली आदि का चित्रण किया है। तो तत्कालीन संस्कृति की झांकी इस काल के जो कवि हुए हैं, स्पेशली घनानंद और आलम ने जो है, इस ठाकुर ने जो है, ठाकुर के कवि हैं, तो उन्होंने जो है उस समय के जो सांस्कृतिक झांकी है, या जैसे कि उस समय स्पेशली कुछ तीज, तीज, गणगौर और वट सावित्री, सावित्री माँ की पूजा होती है, और होली जो पर्व है इसके बारे में जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में झांकी प्रस्तुत की है। और इस समय में जो भाषा शैली है इस काल के जो भी कवि हुए हैं और भक्त हुए हैं, विशेष रूप से उन लोगों ने ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, इन भाषाओं का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ है हमेशा जो है वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ और उस समय के तत्कालीन संस्कृतियों का जो है ना बड़ा सा द्योतक उदाहरण है। सो ये है रीतिकाल से संबंधित कुछ विशेषताएं।
और आपको एग्जाम में रीतिकाल की विशेषताओं के साथ साथ किसी एक कवि का परिचय दीजिए या बिहारी का परिचय दीजिए, ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना है। आने वाली शिक्षा में हम लोग कुछ आदिकाल से संबंधित चर्चा करेंगे।